यह कहानी एक ठंडी सर्द रात की शुरुआत से होती है। आदित्य, जो कि एक मशहूर हॉरर लेखक था, अपनी किताबों में डर और रहस्य को लेकर माहिर था, लेकिन अब उसे कुछ अलग और नया चाहिए था। वह अपनी अगली किताब के लिए एक और घातक और भूतिया स्थान की तलाश कर रहा था। तभी एक दिन उसे एक छोटे से गांव के पास एक पुराना बंगला नजर आता है, जिसे भूतिया बंगला कहा जाता है। गांव वालों के मुताबिक यह बंगला कभी बहुत ही भव्य था, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था और इसे भूतिया माना जाता था। यहाँ कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी थीं, जिनकी किसी ने कभी कोई सटीक व्याख्या नहीं दी। आदित्य ने सोचा, यह स्थान मेरी अगली किताब के लिए आदर्श होगा। आदित्य ने अपने कैमरे को तैयार किया और अकेले ही उस बंगले में रात बिताने का मन बनाया। वह पूरी तरह से तय था कि वह वहां जाने और वहां के राजों को उजागर करने से नहीं रुकने वाला था। आदित्य अपने कैमरे के साथ बंगले की ओर बढ़ता है। रास्ते में जंगल का अंधेरा और सर्दी उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचता है, उसकी आंखें उस पुरानी इमारत पर टिक जाती हैं। वह डर के बजाय एक अजीब सी उत्सुकता महसूस करता है। बंगले का मुख्य दरवाजा पहले से ही बंद था, लेकिन जब आदित्य ने उसे हल्के से धक्का दिया, तो वह अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता है। वह चौंकता है और एक पल के लिए सोचता है, क्या यह दरवाजा अपने आप खुला था या मैं ही इसे खोलने के कारण अंदर गया। वह कुछ देर खड़ा होकर चारों ओर देखता है। बंगला अंदर से बहुत ही डरावना और खंडहर जैसा दिखता था। दीवारों पर मटमैली सी धूल की परत जमी हुई थी और फर्श पर कई जगह टूटे हुए थे। लेकिन फिर भी उस जगह का कुछ खास आकर्षण था, जो आदित्य को अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था। क्या यह सच में भूतिया बंगला है? वह खुद से सवाल करता है। आदित्य के कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। वह कैमरा ऑन करता है और कमरे कोने की रिकॉर्डिंग करने लगता है। अचानक उसे दीवार पर एक पुराने परिवार की तस्वीरें दिखती हैं। आदित्य ने धीरे धीरे उस कमरे में खोजबीन शुरू की और एक पुरानी खटिया पर एक जमी हुई डायरी पाई। डायरी को खोलते हुए आदित्य ने उसकी पहली पंक्तियां पढ़ी, जिसमें लिखा था, हमारा घर अब हमारी आत्माओं का घर बन चुका है। ये बंगला हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका है। मैं सुमन पटेल, आखिरी जीवित सदस्य, अपनी कहानी लिख रही हूं, ताकि कोई इस अंधेरे से बाहर आ सके। आदित्य ने और पन्ने पलटे और पढ़ा। डायरी में सुमन पटेल ने लिखा था कि वह और उसके परिवार के सदस्य इस बंगले में बहुत समय पहले खुशी खुशी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बंगला अजीब घटनाओं से भरने लगा। एक के बाद एक परिवार के सदस्य गायब होने लगे। सुमन पटेल की आखिरी उम्मीद उसकी डायरी थी, जिसमें वह अपनी भयानक और रहस्यमयी स्थितियों को दर्ज कर रही थी। डायरी में आगे लिखा था, मैं और मेरे परिवार के लोग अब इस घर में बंध चुके हैं। कोई भी यहां आएगा, वह कभी वापस नहीं जाएगा। यह घर हमारी आत्माओं को निगल चुका है और अब हम भी इस घर का हिस्सा बन चुके हैं। आदित्य के हाथों से डायरी गिर जाती है। वह कांपते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वह देखता है कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे के भीतर घना अंधेरा फैल चुका था। आदित्य पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा किसी कारण से नहीं खुलता। तभी आदित्य को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, राघव, राघव। यह आवाज बिल्कुल सुमन की थी, लेकिन अब आदित्य को वह डरावनी आवाज एक महिला की लग रही थी। आदित्य पलट कर देखता है और उसे एक धुंधली आकृति सामने खड़ी नजर आती है। वह महिला की आंखें बिल्कुल खाली और मृत थीं। उसका चेहरा अब तक सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसकी छाया आदित्य के पास आ रही थी। तुम हमारी आत्माओं को भूल नहीं सकते राघव। महिला की आवाज अब और तेज हो जाती है। आदित्य थरथराते हुए बोलता है, मैं राघव नहीं हूं। महिला की आंखें अचानक से चमकने लगती हैं और वह आदित्य की ओर बढ़ने लगती है। आदित्य अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन वह उस कमरे से निकलने की कोशिश करता है। आदित्य की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसे जैसे वह और अंदर जाता, उसे एहसास होने लगता था कि यह बंगला उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वह हड़बड़ी में एक दरवाजे की ओर बढ़ता है, जो उसे दूसरे कमरे में जाता हुआ लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह खुद को उसी कमरे में पाता है जहां वह पहले था। आदित्य समझ जाता है कि यह जगह किसी तरह से उसकी सोच और समय को उलट पलट कर रही है। वह और अधिक भयभीत होता है।
आदित्य की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है। आदित्य अब पूरी तरह से बेबस था। उसी समय उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। एक साधु का रूप सामने आता है जो उसे चेतावनी देता है, तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें इस घर की आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी, तभी तुम खुद को बचा सकोगे। साधु उसे एक मोमबत्ती देता है और कहता है, यह मोमबत्ती तुम्हारी मदद कर सकती है। अगर तुम सही रास्ते का चुनाव करते हो तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आदित्य मोमबत्ती को हाथ में लेकर उसे जलाता है। जैसे ही वह जलती है, बंगले का वातावरण बदलने लगता है। दीवारें धुंधला जाती हैं और एक चमत्कारी चमक सब जगह फैलने लगती है। आदित्य की आंखें खुलती हैं और वह पाता है कि वह बंगले के बाहर खड़ा है। उसने जो मोमबत्ती जलाई थी, उसके बाद पूरा बंगला गायब हो चुका था। अब वह उसी स्थान पर खड़ा था जहां कुछ पल पहले बंगला था। क्या यह सच था? आदित्य ने सवाल किया। क्या मैं बच पाया? वह अब जानता था कि कभी-कभी अजीब घटनाएं सिर्फ डर और रहस्य नहीं होती, बल्कि वे हमें एक गहरी सीख भी देती हैं। आदित्य को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह वाकई बच पाया था या वह खुद उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका था। क्या वह जिन घटनाओं का सामना कर रहा था वह सिर्फ एक कल्पना थी या कुछ और। आदित्य का कैमरा बंद हो चुका था और उसके सामने अब एक नई दुनिया थी जहां डर और चमत्कारी शक्तियां एक। आदित्य ने साधु से मिली मोमबत्ती को हाथ में लिया। मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी अंधेरे में जैसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखा रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह मोमबत्ती केवल एक साधारण मोमबत्ती नहीं थी। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का हिस्सा थी। साधु ने उसे चेतावनी दी थी, अगर तुम यह मोमबत्ती जलाकर सही राह पर चलो तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम भी इन आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे। आदित्य के हाथों से मोमबत्ती थोड़ी हिल रही थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, अगर यह आखिरी रास्ता है तो मुझे इसका पालन करना होगा। उसने मोमबत्ती जलाकर उसके आसपास के कमरे में घुमाया। मोमबत्ती के जलते ही वातावरण में हल्की सी गर्मी फैलने लगी। कमरे में अजीब सी हलचल हुई और एक सर्द हवा ने उसे घेर लिया। आदित्य ने महसूस किया कि अब कुछ और था। वह शक्ति जो लंबे समय से बंगले के भीतर छुपी हुई थी, अब जाग चुकी थी। जैसे ही मोमबत्ती की लौ और तेज हुई, एक तेज चीख आदित्य के कानों में गूंजने लगी। वह कांपते हुए चारों ओर देखता है। कमरे में धुआं सा फैलने लगता है और अचानक एक भूरे धुंध से भरा एक दृश्य सामने आता है। यह वही दृश्य था जो सुमन पटेल ने अपनी डायरी में लिखा था। आदित्य ने देखा, एक परिवार की आत्माएं जो पूरी तरह से गहरी नींद में थीं, अब जागने लगी थीं। वे उसे घेरने लगीं। आदित्य डर के बजाय तन्मयता से मोमबत्ती की रोशनी को चारों ओर फैलाने की कोशिश करता है। वह हर एक आत्मा को देखता है जो उसके पास आकर उसे घेरने की कोशिश करती है। यह आत्माएं अब आदित्य से कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी और अस्पष्ट थी। हम मुक्ति चाहते हैं, वह एक गहरी आवाज गूंजी। हम इस घर से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें भूल नहीं सकता। आदित्य की घबराहट और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि वह अब खुद भी इन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन उसी समय वह यह समझता है कि मोमबत्ती की लौ की शक्ति उसके पास है। अगर यह मोमबत्ती इन आत्माओं को मुक्ति दिला सकती है, आदित्य खुद से कहता है, तो मुझे इसका सही तरीके से उपयोग करना होगा। आदित्य ने मोमबत्ती को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उसकी लौ को हर एक आत्मा के सामने लाकर उसे दुआ करना शुरू किया। तुम सभी को शांति मिले, तुम्हें मुक्ति मिले। आदित्य ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और जैसे ही वह यह शब्द कहता है, सभी आत्माएं एक साथ एक तेज रोशनी में घिर गईं। वह भूतिया बंगला अचानक से एक सुनसान वीरान इलाके में बदलने लगता है। आदित्य को एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे सभी आत्माएं शांति से मुक्त हो गई हों। कमरे का वातावरण अब शांति से भर गया था और वह महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा घटित हुआ है। आदित्य को कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। उसने सोचा था कि बंगला और उसके भीतर की आत्माएं कभी नहीं जा सकेंगी, लेकिन अब उसके सामने एक बिल्कुल अलग दृश्य था। वह देखता है कि बंगला धीरे धीरे गायब हो रहा है।
यह नजारा किसी खौफनाक सपने जैसा था। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि बंगला अब उसके सामने नहीं है। वहां अब केवल खाली जगह और घना जंगल था। क्या सच में यह हुआ? आदित्य चौंका हुआ था। क्या वह बंगला सचमुच गायब हो चुका है? वह दोबारा उस स्थान पर खड़ा होकर चारों ओर देखता है, लेकिन कोई बंगला नहीं दिखता। जगह शांत थी। केवल हवा की आवाज और कहीं दूर से आती चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य को अब यकीन हो चुका था कि वह कुछ असाधारण अनुभव से गुजर चुका है, और वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी किताब की कहानी का हिस्सा नहीं था। यह उसका जीवन था, जो इस डर और रहस्य के बीच से गुजर चुका था। आदित्य अब जंगल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसका मन अभी भी यह समझने में उलझा हुआ था कि क्या वह वाकई सुरक्षित था, या वह अब भी उस भूतिया बंगले के चंगुल में था। उसकी घबराहट धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन वह हर कदम में अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसे अब इस भयावह अनुभव का सामना करना होगा। आदित्य अपने घर लौटने का मन बनाता है, लेकिन जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, वह देखता है कि एक और शख्स वहां खड़ा है। वह साधु, जिसने उसे मोमबत्ती दी थी। साधु की आंखें अब सख्त और गंभीर थीं। तुमने सही किया। साधु की आवाज में अब संतुष्टि थी। तुमने वह किया जो इस घर को करने की जरूरत थी। आदित्य को यह समझ में आता है कि वह अब सुरक्षित है। साधु की मदद से वह उस भूतिया बंगले से बाहर निकल आया था, और अब उस जगह का असली रूप सामने आ चुका था। तुमने उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई। अब तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हो, साधु ने कहा। आदित्य सिर झुकाकर उसे धन्यवाद देता है, और साधु धीरे धीरे गायब हो जाता है। आदित्य के मन में अब इस रहस्यमय और खौफनाक अनुभव के बारे में और भी सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि वह अब खुद को उस डर से मुक्त कर चुका था। आदित्य के जीवन में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि भूतिया बंगला सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक चेतावनी भी थी। उस बंगले में छुपी हुई आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन क्या वास्तव में वह इन आत्माओं को मुक्ति दे पाया था? क्या उसने सच में उन आत्माओं को शांति दी थी, या फिर वह अब भी किसी प्रकार की चाल का हिस्सा बन चुका था? आदित्य ने इस रहस्यमय अनुभव को अपनी किताब में डाला, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी असली जिंदगी थी। वह अब भी कभी कभी रात के समय उस भूतिया बंगले को और उसमें रहने वाली आत्माओं को महसूस करता था। कभी लगता था कि वह खुद उनके बीच खो गया है। क्या आदित्य वाकई सुरक्षित था? यह सवाल हमेशा उसके मन में गूंजता रहता था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य और उलझन थी, जो शायद कभी हल न हो पाता। इस भाग में आदित्य ने न सिर्फ आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि वह खुद भी एक रहस्य का शिकार हो गया। अब वह इस खौफनाक अनुभव को अपनी किताब में सही रूप से उतार सकता था, लेकिन क्या वह वास्तव में सुरक्षित था? यह सवाल हमेशा उसके मन में रहेगा। इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया सवाल छोड़ता है, जिससे रहस्य और डर हमेशा जीवित रहते हैं। आदित्य के जीवन में अब एक अजीब सी शांति थी। एक भूतिया बंगले की कहानी को पूरी करने के बाद वह सोचता था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ था जो उसे हमेशा परेशान करता था। क्या वह वाकई सुरक्षित था? क्या उसने सचमुच उन आत्माओं को मुक्ति दी थी, या वह खुद भी अब किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका था? वह कभी भी यह सवाल अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। रात को सोते वक्त उसे अक्सर वो पुराने दृश्य याद आते थे। आत्माओं की तेज आवाजें, धुंधली आकृतियां, और वह साधु जिसने उसे मोमबत्ती दी थी। कभी कभी वह अपने आप से सवाल करता था, क्या वो साधु असल में साधु था, या फिर वह भी किसी और का रूप था जो उस बंगले की कसमसाती शक्तियों का हिस्सा था? आदित्य ने अब अपने पुराने घर लौटने का फैसला किया था। वह समझ चुका था कि वह जिस घर में वापस लौटेगा, वह उसकी वास्तविकता को फिर से परिभाषित करेगा। वह सोचने लगा, क्या मेरी इस यात्रा का कोई असल मतलब है? जब आदित्य ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा हो। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता कि वह अकेला नहीं है, और किसी न किसी छाया का उसके पास होना उसे डरावना लगने लगा था। आदित्य ने सोचा, शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे अपनी किताब पर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन अब उसके मन में यह विचार और गहरे होते गए कि क्या वह सचमुच उस बंगले से बाहर आ चुका था या वह अभी भी उसी दुनिया में फंसा हुआ था। घर लौटते वक्त आदित्य ने अपने पुराने मित्र राघव से मिलने का निर्णय लिया, जो खुद भी एक जाने माने लेखक थे। राघव हमेशा उसकी किताबों का आलोचक रहता था और आदित्य को लगता था कि शायद उसके साथ बैठकर वह अपने हालात को समझ पाएगा। आदित्य के साथ और क्या क्या हुआ, क्या वो इस सब से बाहर निकल पाया? इस कहानी में आगे और भी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो आपको बहुत ही रोमांचक और हैरत अंगेज और रोमांच से भर देंगी। इसलिए इस कहानी में बने रहिए और इससे आगे की कहानी को जानने के लिए हमारी अगली वीडियो भूतिया बंगला भाग 2 को देखिए। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।